अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं जिन मौज़ूआत पर बात कर रहा हूं उसमें शामिल है कि पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर तनकीद करने वालों की कैद लंबी करते चले जा रहे हैं। इतनी लंबी कैद करके वो अपना इक़्तिदार कितना लंबा कर सकेंगे, चंद हकाइक आपके सामने रखने हैं। इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। इस तरीके से पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्लीन चिट मिली है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। ये किस तरह मिली, मामला क्या था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्रेडिबिलिटी अब कहाँ पे खड़ी है। इसी तरीके से हम बात करेंगे इस्लामाबाद में हुए एक हादसे की जिसमें चंद गरीब पाकिस्तानी मारे गए। मारने वाले कौन थे और अब इस्लाम किस तरह से हरकत में आएगा, बहुत ही अहम मौजू, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं खित्ते की सूरत हाल से करता हूँ जहाँ पे अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के मीडिएटर्स की सहूलत के ज़रिए एक राबता जारी था। कुछ टेक्स्ट एक्सचेंज हो रहे थे। एक बात मुआहदे की तरफ, मुआहदा तो नहीं, बहरहाल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रही थी मुसलसल। उसमें दोनों तरफ से सख्त गिर बातें भी हुई और अमेरिका की तरफ से 12 हमले भी किए गए ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान की कमज़ोरी कह लीजिए या जो भी, बहरहाल ताकत के इस तवाज़ुन को देखते हुए वो सीज़ फायर का लफ्ज़ बरकरार रखा गया और निगोसिएशन भी चलती रहीं, बावजूद इसके कि मुसलसल ईरान पे और लबनान पे हमले होते रहे। अब हमने देखा है कि आज ईरान ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के थ्रू जो मेडिएशन चल रही है उसको फ़िलहाल रोक रहा है, ख़त्म कर रहा है, क्योंकि इसराइल लबनान के ऊपर हमले नहीं रोक रहा और शदीद हमले लबनान के ऊपर जारी हैं। इस सारे मौजू के ऊपर मैं कोई तफसील से बात नहीं करना चाहता। मैं मुतअद्दिद मरतबा इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर आपके सामने गुजारिशात पेश कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग इस मामले को अब बारीक बीनी से देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि जो सऊदी अरब अलहदा से और मुत्तहदा अरब अमारात अलहदा से, इन दो मुल्कों के जो स्कोर्स हैं ईरान के साथ वो सेटल नहीं हो रहे जब तक ये सारा मामला सऊदी अरब, सऊदी बादशाह और यूएई के रूलर की मंशा के मुताबिक नहीं आगे चलता। जो निगोशिएशंस चल रही हैं, जो कि साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के दरमियान में होने की वजह से सऊदी अरब को भी मालूम है और किसी न किसी हवाले से यूएई को भी मालूम है। तो इसका रुख जब तक इन दो ममालिक की मर्जी के मुताबिक नहीं ढलता तो इनका जो असल पीछे है इसराइल, वो ये हमले जारी रखेगा। इसराइल कभी भी इस डील को ऐसे मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जाने देगा जिससे ईरान कल को खड़ा हो सके, ईरान कल को अपने पाँव पे खड़ा होके दोबारा से वापस आने की या कम बैक करने की कोशिश करे। सबसे ज़्यादा ख़तरा और ख़दशा इसराइल को तो जो है ही है वो सऊदी अरब और यूएई का मसला है। गल्फ़ के इन दो अहम ममालिक का मसला है। जब तक सारे मामला इनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हल नहीं होगा, ये जो एक ग्रुप जिसमें इसराइल शामिल है, असल मामला इन दो मुल्कों का है, तो बात आगे नहीं चलेगी। इसराइल स्पॉइलर का रोल प्ले करता रहेगा। आज की डेवलपमेंट, बहरहाल जो लोग पीस चाहते हैं खित्ते में और जो दुनिया भर में बदतरीन महंगाई की लहर का मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर थी, बुरा दिन था। लेकिन हम अपने मौज़ूआत की तरफ चलते हैं और मेरा पहला और सबसे अहम मौजू है कि साकिब बशीर सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। सबसे पहले तो जो समात थी ईमान हाज़र मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनके केस के हवाले से, उनकी सज़ा की सस्पेंशन के हवाले से जो दरख्वास्तें लगी हुई हैं, तो वो दरख्वास्त और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में गए कुछ वकला और उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर दरख्वास्तों को निपटाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स खेले जो कि इस तरह के तमाम केसेस में खेले जाते हैं इनकी तरफ से। और जब ये तमाम मामलात किए गए उसके बाद जो है ईद से पहले, ईद के बाद दरमियान में ईद आ गई। अब जब हेयरिंग थी तो अब जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसने सिंपली आकर कह दिया कि जी हम तैयार नहीं हैं या टीम अभी तक नहीं पहुंची, तो आप मज़ीद टाइम दे दें। जज साहब इंतज़ार में बैठे थे कोई ये बात कहे, तो उन्होंने 4 दिन और दे दिए। वो मामला लंबे से लंबा होता चला जा रहा है। लेकिन एक जो ट्वीट किया है साकब साहब ने, वो कहते हैं कि एक हैरान कुन मोड़ आया है ईमान हाज़र मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मुअत्तली के केस में। और ये मोड़ ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो प्रोसिक्यूशन ने मोहलत मांगी कि प्रोसिक्यूशन टीम दस्तयाब नहीं, इसलिए केस मुलतवी कर दें। केस जुमेरात तक मुलतवी हो गया। मगर दूसरी जानब NCCIA, ये NCCIA वो
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले साइबर क्राइम्स के हवाले से एफआईए में एक विंग था, उसको अलहदा करके डिजिटल मीडिया और डिजिटल स्पेस की अहमियत के तनाजुर में एक नया अदारा बनाया गया। इस अदारे के अंदर जितने भी लोग आज तक आए हैं, सारे के सारे से मुराद आप मोर देन 80% ले लें, अब 100% तो नहीं कहना चाहिए, क्रिमिनल हैं, करप्ट लोग हैं, गैंग्स हैं, उनके साथ राब्ते हैं इनके अफसरान के, और हर शोबे के अंदर गैंग्स हैं। आप जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उसके अंदर गैंग्स हैं, इनके अपने लोग, इनके रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब मुलव्वस होते हैं। जो भी कोई आप कह लें कि जो बैंकों के हवाले से लोगों के रकूम निकलवाए जाने, और ये सारी जो गैंग ऑपरेट इस तरह से करते हैं कि एनसीसीआईए की वजह से इनकी चंद एक्सेस होती है चंद लोगों की, और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटाबेसेस हैं, उनको एक्सेस किया जाता है, मालूमात निकलवाई जाती हैं, और फिर कुछ मालूमात जो कि डेटाबेसेस या रिकॉर्ड्स में नहीं होती, उसके लिए हैकर्स को एंगेज किया जाता है, और ये इस तरह एक पूरा क्रिमिनल गैंग जो है वो ऑपरेट करता है। और सारे का सारा इनके साथ पहले एमआई के लोगों के भी राब्ते थे जो बाकायदा शवाहिद की सूरत में रिपोर्ट किए गए, लेकिन ये तमाम लोग इसी तरीके से हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के हवाले से ज़्यादातर एनसीसीआईए जो पहले एफआईए साइबर क्राइम विंग था, इनके अपने लोग ही उसके अंदर मुलव्वस होते हैं, लोगों को पकड़ने में, एक्सटॉर्शन के अंदर, और हर तरह का जुल्म करने में। अब एनसीसीआईए तब ज़रा है कि फ़ौज इस्तेमाल करती है अपने क्रिटिक्स को दबाने के लिए भी। शोबा सहाफ़त में अगर कोई शख्स क्रिटिकल वॉइस बन रहा है तो उसको भी एनसीसीआईए के ज़रिए ही फिक्स किया जाता है, पर्चे दर्ज करने से, गिरफ्तारियां और सारे मामला। तो अब एनसीसीआईए ईमान हाज़र मज़ारी और हादी अली चट्ठा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जो उन्होंने कई हफ्ते पहले हुक्म दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर फैसला करें, वो वाला फैसला अब वो वापस ले लें। तो ये लिखते हैं जी कि साकिब साहब लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एनसीसीआईए की दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सबके साथ यकसा सलूक की पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा वापस ले। ईमान मजारी और हादी चिट्ठा बार के मेम्बरान होने पर खसूसी सलूक के मुस्तक नहीं हो सकते। दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस जारी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं हो सकता। अब बुनियादी तौर पे वो जो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा हैं, उनके मामले में जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वो था ही ये कि यकसा सलूक किया जाए तमाम शहरियों के साथ। इनके साथ जो है वो गलत सलूक किया जा रहा है, उनको फिक्स किया जा रहा है। किसी भी शहरी को अगर इस तरीके से, जिस तरीके से फोकस करके, फिक्स करके, टारगेट करके उनका केस रोजाना की बुनियाद पे अफजल मजोका जैसे क्रिमिनल जज से सुनवाया गया, वो जज जिसने सैकड़ों पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी है बगैर कोई प्रोसेस किए हुए। फैक्ट फोकस ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से वो गलीज इंसान जो जज की नशिस्त पर बैठा है, वो कत्ल जैसे मुकदमात का ट्रायल कर रहा होता है और खुद से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है। ये फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है, मुकम्मल दस्तावेजी शवाहिद के साथ, कि कत्ल के मतलब जिसमें सजाए मौत होनी है केस के अंदर, उस मुकदमे में जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो शवाहिद है, वो खुद तैयार कर रहा है। ये फैक्ट फोकस की तहकीकाती रिपोर्ट है जिसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। आप अंदाजा करें इस बात का। उसके जरिए रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके सजा सुनाई गई, और जब भी सजा सुना दी जाती है तो हाई कोर्ट में सस्पेंशन की दरख्वास्त आती है, वो दरख्वास्त तक नहीं सुनने दी जा रही। तो ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और ये दरख्वास्त है, और वो जा रहे हैं जी कि आपने जो हुक्म दिया है 2 हफ्ते में फैसला करें, ये इम्तियाजी सलूक है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है। अब मसला सिर्फ ये है कि ईमान हाज़र मज़ारी हों, चाहे उनके शोहर हादी अली चट्ठा हों, डॉक्टर महरंग बलोच हों, अली वजीर हों, बाकी जो सियासी कैदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क्यादत जो है वो जेल में बैठी है। बुनियादी मसला ये है कि जनरल आसम मुनीर जो कि पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनके इक़्तिदार को ख़तरा है। वो इक़्तिदार जिसमें वो 2-4 सियासी जो आप कह लें कि मसखरे हैं, उनको लेकर साथ चल रहे हैं, और 1-2 मीडिया हाउसेस को लेकर साथ चल रहे हैं। उस पूरे सेटअप को खतरा है, और किसी चीज का कोई मामला नहीं है। अगर ये सेटअप गिरता है तो आपके सामने इन लोगों के लिए यकीनी तौर पे बहुत बुरा वक्त आएगा, और इसीलिए ये लोग खौफजदा हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान का हाल क्या हो गया। मैंने आपको ये बताया कि ये इन क्रिटिकल वॉइसेस की कैद को लंबा करके आसम मुनीर कितना लंबा खींच देंगे। क्या क़यामत के दिन तक बैठे रहेंगे? 10 साल बैठे रहेंगे? कितना लंबा बैठे रहेंगे? इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का आप जायजा लें।
आप सिर्फ कल की खबरें देख लें कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का जो टारगेट जो था टैक्स कलेक्शन का, वो कितना पीछे गया है। मुल्क के अंदर कारोबारी एक्टिविटी नहीं है, वो ये नहीं कि वो उन्होंने कोई कोताही की है तो वो जमा नहीं कर सके या कोई ऐसी चीज़, वो तो एक फैक्टर होता ही होता है। लेकिन ओवरऑल जो मामलात हैं मुल्क के अंदर, जिस तरह से सब एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सबके सामने है। मुआशी सूरत हाल इस जंग के शुरू होने से पहले क्या थी, महंगाई की सूरत हाल, ये जंग जो खित्ते में शुरू हुई इससे पहले क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इससे पहले क्या थी। जिस दिन जनरल आसम मुनीर अफवाज के सरबराह बने और फिर मुल्क के सरबराह बने, उससे पहले भी पाकिस्तान बेशक पुरअमन नहीं था, लेकिन ये हालत तो नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल शहरियों के मारे जाने की या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की। पाकिस्तान तो पीछे से पीछे चला गया। और हमारे यहाँ जो मीडिया के अंदर एक दो मीडिया हाउस है जो जनरल आसम मुनीर के लिए दिन रात तालियां बजाते हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि वो सदर ट्रंप अगर जनरल आसम मुनीर का जिक्र कर दें किसी बयान के अंदर, किसी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर, तो उसके ऊपर वो ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए कि पाकिस्तान किस सूरत हाल में इस सेटअप के साथ कितना आगे चल सकता है, आपको सिर्फ इस बात पे गौर करना है, और गौर से गौर करना है कि अगर जनरल आसम मुनीर का जिक्र अमरीकी सदर ट्रंप, जो कि खुद भी एक गैर संजीदा शख्स है, उनके बयान में आ रहा है, जिसमें 5-6 और ममालिक के सरबराहान का जिक्र है और एक मुल्क के आर्मी चीफ का जिक्र है, तो आप खुद से जरा सोचें, खुद से तसव्वुर करें अपने जहन के अंदर कि ये पाकिस्तान की एक बेइज्जत की बात है या पाकिस्तान की बेइज्जती और पाकिस्तान की जलालत की बात है। थोड़ा सा गौर करेंगे अनबायस्ड होकर, किसी एक सियासी पार्टी के हामी या मुखालिफ होने की बजाय, तो आपको ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान कितना पीछे जा रहा है। और फिर ये होता है कि ये लोग जोर जबरदस्ती तो करते हैं, जुल्म और जबर तो करते हैं, जो लोग बोलने वाले होते हैं सिर्फ उनको नहीं, उनके खानदानों को भी जुल्म का निशाना तो बनाते हैं, लेकिन ये लोग फिर भागते भी उतनी तेजी से हैं। यकीनी तौर पे आज के दिन जितनी आसम मुनीर की गिरफ्त मजबूत है इक़्तिदार के ऊपर, और जो जुल्म का लेवल है उसका हम जैसे गरीब लोगों की फैमिलीज के ऊपर और बाकी क्रिटिक्स के ऊपर और सियासी कारकुनों के ऊपर और बलूचिस्तान के गरीब और उन अवाम के ऊपर जो कई दहाइयों से जुल्म सह रहे हैं रियासत का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जुल्म है उनका, वो जिस तरीके से जारी है, उनकी जो ग्रिप मजबूत है इक़्तिदार के ऊपर, उसकी मिसाल नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं। वो बहुत ताकतवर हुक्मरान है, लेकिन नीचे से निज़ाम मुकम्मल तौर पे खोखला हो चुका है। इस तरीके से कि आप एक निहत्ती लड़की ईमान हाजिर मजारी से इतने खौफजदा हों, आप डॉक्टर महरंग बलोच से इतने खौफजदा हों, तो आप निज़ाम को नहीं चला सकेंगे लंबे अरसे तक। और सदर ट्रंप का 7 या 8 ममालिक के हुक्मरानों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ का जिक्र करना इस बात की अलामत और निशानी है कि पाकिस्तान बतौर रियासत खत्म हो रहा है। ये बड़ी अहम बात होती है, समझने की बात है। कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ आएगी और उसी से बेहतरी की कोई राह निकलेगी। बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट्स हैं जो भी ईमान हाजिर मजारी के साथ किया जा रहा है, जो हमारे बलोच बहन भाइयों के साथ किया जा रहा है। वो अपनी जगह पे डॉक्टर महरंग बलोच मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम कर रही हैं, लेकिन शायद ये सब कुर्बानियाँ इन लोगों की रंग लाएंगी और पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म और जबर का निज़ाम है इसका खात्मा होगा। अगले मौजू पे चलते हैं, और ये मौजू बहुत दिलचस्प है, और ये मौजू है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और इस काउंसिल में वो दरख्वास्त निपटा दी गई है और उनको क्लीन चिट दे दी गई है। इसका मामला क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका मतलब क्या है, और आज के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है पाकिस्तान की वो कहाँ खड़ी है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर ये मामला पेंडिंग में ही पड़ा रह जाता, जैसे हजारों मामले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेंडिंग में पड़े हैं, तो कुछ भी नहीं होना था। सबको पता है क्या हुआ, लेकिन शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो बच जाती। बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है जिसके अंदर जिसकी जो हैयत है वो आइन में डिफाइन की गई है, शायद आखिरी आइनी तरमीम में उसमें कोई तब्दीली भी की गई है, और उसमें उनका काम ये है कि जो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो भी जजेस आते हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आती है
किसी भी जज के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती आम प्रोसेस में जब कोई शख्स जज बन जाता है। तो अगर उसके खिलाफ कोई रॉन्ग डूइंग की, मिसकंडक्ट की कोई कंप्लेंट आती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाती है और फिर वो उसका फैसला करते हैं तहकीकात के बाद। तहकीकात के लिए वो कोई किसी भी इदारे को हुक्म भी दे सकते हैं। ये वही इदारा है जिसके सामने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस भी लगा और वो बाकायदा इसके सामने पेश हुए और वो एक पूरी तारीख बनी और उस वक़्त से लोगों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किरदार का अंदाज़ा हुआ। जो नैब का अदारा था उसके सरबराह की भी बरतरफी का यही तरीक़ाकार रखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो नहीं लिखा गया था, लेकिन ये लिखा गया था कि उनको उन ग्राउंड्स पे ही हटाया जा सकता है जिन ग्राउंड पे किसी जज को हटाया जा सकता है, जिसका एक मतलब ये लिया जाता है कि उसको हटाने के लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात लिखी नहीं हुई। इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो दरख्वास्त है उसका मामला जो है वो भी इसी तरह का था। अब मामला कोई और होता तो खैर थी, मामला था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये एक खुला सच है कि बदतरीन धांधली की गई। अब धांधली तो फौज हमेशा से करती है। 2018 के इलेक्शन भी बिल्कुल रिग किए फौज ने और 2024 का इलेक्शन भी खुल्लम खुल्ला धांधली की एक बदतरीन मिसाल थी। हर लेवल के ऊपर धांधली की। पहले बहरहाल ये ज़रूर था कि जब जनरल फैज़ हमीद ने फ़र्ज़ करें 2018 का इलेक्शन जो मैनिपुलेट किया था, तो वो इस तरीके से किया था कि पीछे से जो कागज़ के अंदर कोई सबूत नहीं वो छोड़ रहे थे, कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे। इस मर्तबा मीडिया की वजह से जो एक शोर मचाया गया, जो पाकिस्तान के मेन मीडिया हाउसेस थे, चूंकि वो पहले फौज के लेफ्ट पे होते थे, मुखालिफ होते थे, तो वो भी मीडिया हाउसेस आके फौज के साथ मिलके बैठ गए। तो वो जो मीडिया हाउसेस जब बैठे तो ओवरऑल एक ऐसी फजा कायम हुई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, तहरीरों के जरिए, वीलॉग्स के जरिए पूरे मुल्क के अंदर के जी ये एक पार्टी तो ख़त्म हो गई और फलां फलां पार्टी जो है ना वो फौज के करीब है और वो जीतेगी, और पूरे पूरे सर्वे हुए और सर्वों के ऊपर फिर प्रोग्राम हुए और जितवा के और ये और वो। उसका ये हुआ कि सर्वे कभी 10% गलत होता है, कभी 20% गलत होता है। अब वो सर्वे जो था वो 100% भी गलत हुआ। लोगों ने जो पार्टी बैठी थी फौज की गोद में, फौज के साथ, उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। अब इलेक्शन का बाकायदा नतीजा भी अनाउंस हो गया। इलेक्शन का नतीजा पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 की सूरत में अनाउंस होता है। उस नतीजे की सूरत में जो है वो सूरत हाल जो है खुल के सामने आ गई। लेकिन फिर रात के तकरीबन 12 बजे 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात पूरे पाकिस्तान में जिन जगहों पे प्रॉब्लम थी वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसरों के दफ्तरों का घेराव किया गया। फौजी गाड़ियों की सूरत में रिकॉर्ड्स को कब्जे में लिया गया। फौरी तौर पे फॉर्म 47 यानी पूरे हल्के का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया, जिसमें अपनी मर्जी के लोगों को जितवाया गया। ये ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरे नंबर पे था उसको जितवाया गया, तीसरे चौथे नंबर वाले से भी उठा के लोगों को जितवाया गया। ये सबके सामने हुआ। अब फॉर्म 47 जो होता है वो कंसोलिडेशन होती है फॉर्म 45 की। तो फॉर्म 45 मौजूद थे, उनको जमा करते तो उसका जो रिजल्ट ही मुख्तलिफ आता था। फिर उन्होंने काट झांट करके जिस तरह नवाज शरीफ साहब का लाहौर में सारा वो शवाहिद सामने आए, उसको फॉर्म 47 बनाया गया। अब ये सब चीज़ों के फोरेंसिक एविडेंस मौजूद हैं, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। और वो शख्स जो कि सारे प्रोसेस को लीड कर रहा था, उसके उसके अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तो सब ज़ाहिर है कि उसने उस चीज़ से सरफे नज़र किया। मैं मतलब अगर बहुत ही बैलेंस्ड जो मुल्क के हालात हैं, फौज का किरदार है, स्टेक होल्डर्स वाली गल जी हमें बार बार बताई जाती है, उसको देखूँ तो मैं समझता हूँ कि ये भी हो सकता था कि इसको इग्नोर ही कर देते। मतलब ये है कि ये बात ही ना होती। मतलब ये कि ये पेंडिंग में पड़ी रहती। इस तरह करके जो सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, वो कुछ चीज़ें लोगों के सामने आई, कुछ आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। वो एक क्लोज चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है। बात यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो बड़ा मुकद्दम अदारा था ना। चाहे अदलिया का अदारा मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, जो भी सूरत हाल है वो हमें पता है, लेकिन ये जस्टिस अमीन जैसे घटिया किरदारों को आप जब लेके आएंगे ऐसे बड़े इदारों में, तो फिर यही होना था कि आपका हर आइनी इदारा भी मुनहदम हो जाना था, और वही हम होता हुआ देख रहे हैं। नाज़रीन, अगले मौजू की तरफ चलते हैं, और ये मौजू है इस हवाले से कि इस्लामाबाद में रेस लगाती हुई गाड़ी और उसने कुचल दिया। दो गाड़ियां रेस लगा रही हैं
और ये मरी की तरफ से आ रही हैं और इन्होंने कुचल दिया है फुटपाथ के ऊपर खड़े हुए 8 लोगों को, जिनमें से 4 जो हैं वो मर गए। उनमें से कोई 3 को बनी बाइकिया पे काम करने वाले आम गरीब पाकिस्तानी थे। ये सूरत हाल थी कई घंटे गुजर जाने के बाद भी कि उन बेबस लाचार लोगों का कोई वारिस भी नहीं था। किसी एक मर जाने वाले का, दुनिया से चले जाने वाले शख्स का कोई चच्चा सामने आया तो उसकी मुद्दत में एक FIR दर्ज हुई। अब बात यह है कि बात लोगों को मेरी बातों का, इस बात का, खुसूसन जो मैं अब करने जा रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता है और वो बड़ी फजूल और घटिया और बेतुकी बात करते हैं, बगैर दलील के बात करते हैं। दलील से बात की जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ तो कोई भी बात करना चाहे इस मौजूद में मैं हाजिर हूँ, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कोई भी साहब उनकी तहरीर हो पहले से इस मौजू पे लिख चुके हों कि ये सारा मामला इस्लाम का मामला है, ये मज़हब इस्लाम का मामला है। अब देखें, इस्लाम भाग के आएगा और इस्लाम बढ़ जाएगा हर किसी के अंदर। साफ़ियों के अंदर से भी इस्लाम निकलेगा, पुलिस वालों के अंदर से भी इस्लाम निकलेगा, हर कोई इस्लाम 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 करेगा। क्योंकि अब ये जो भी लोग थे चलाने वाले, ये ताकतवर थे, जो मारे गए हैं वो गरीब हैं। गरीब लोगों में ज़्यादातर ये होगा कि पता लगेगा वही बंदा जो बाइकिया चलाता था वही वाहिद कफील था और वो तो चला गया। फौरी तौर पे तो गुस्सा, इंतकाम होता है। 3-4 दिन के अंदर जब घर में रोटी नहीं पकती, फाका होता है, तो फिर इंसान ज़मीन पे आता है और फिर वो आसपास वाले लोगों की बात भी मानता है। प्रेशर भी होता है, दबाव भी होता है और फिर मारने वाला किसी जज का बेटा होता है या किसी अमीरजादे की बीवी होती है या बेटी होती है। और फिर क्या होता है कि वो असलाम असलाम आता है और असलाम आके फिर वो पैसे दे के ख़त्म हो जाता है और फिर चंद साफ़ी असलाम असलाम करते फिरते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें मेरा कोई भी किसी भी तरह से कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इस्लाम के ऊपर। जो मेरा क्रिटिसिज्म है वो करना चाहूँ मैं, वो अलग मौजू है, उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ ये बात उस तरीके से इस्लाम में भी नहीं है और मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ कि इस्लाम का जिक्र होता है। ये सब लोगों को ये बात करनी चाहिए। अगर हम अपने लोगों से, अपने शहरियों से सिंसियर हैं, अगर हम पाकिस्तानी गरीब लोगों से सिंसियर हैं, हमें ये बात सबको करनी चाहिए। खुसूसन वो लोग जो खुद को मुसलमान समझते हैं, उनको तो कहना चाहिए खुदारा इतनी लानत ना फेरें, इतनी गंदगी ना बने एक मजहब के चेहरे के ऊपर कि हर चीज़ के अंदर आप इस्लाम इस्लाम लेके आ जाएं। और वो रियासतें अमल करती हैं, रियासत जो होती है वो इस तरह के जुर्म में सामने आती है। कहाँ है वो गलीज सहाफ़ी जो हर वक्त इस्लाम इस्लाम करते हैं? जब उस जज के बच्चे ने मारा तो क्यों नहीं उन्होंने लिखा कि ये इस्लाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ उनको इस्लाम इसी बात के ऊपर याद आता है जहां ताकतवर की हाथ मजबूत करने हो। कितनी अफसोसनाक बात है ये वाली कि आप उसका इस्तेमाल जो गलत हो रहा है उसके ऊपर भी बात नहीं करते और वैसे आप इस्लाम के मामे बने रहते हैं। और मजहब के इस्तेमाल की इतनी बदतरीन मिसाल हमें तारीख में नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं होता कि 8 साल की बच्ची से रेप हो जाए और बाद में उसके वालदेन को पैसे दे के आप कहें जी वो रेप के जरिए बच्ची तो मर गई, बच्ची तो वापस नहीं आनी, इस्लाम के मुताबिक पैसे ले लो। ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर किसी शख्स को इस तरह से मामला हो भी सही तो एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद एक चीज़ होती है, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। अभी मैं देख रहा था कि कोई सऊदी अरब में कोई मामला इस तरह का हुआ तो पता नहीं कोई शख्स है, उसको 34 करोड़ या कितने रुपए उससे एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद, यहाँ तो 4 दिन पुलिस जाके बैठ गई। वो जज के बेटे ने छोटी बच्चियों को मारा जो किसी इवेंट में शिरकत करने के लिए आई थी, तो वो सारा पूरी एजेंसियों ने आके घेरा हुआ था क्योंकि वो जनरल आसम मुनीर का करीबी बंदा था। जनरल आसम मुनीर के अपने भाई ने सड़कों के ऊपर शराब पी के शहरियों को मारा हुआ है। ये एलीट कैप्चर है। हम इस एलीट कैप्चर से बाहर निकल नहीं रहे और अस्सलाम 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 जो है ना वो हर जगह पे बढ़ जाता है और उसके बाद एक आम शहरी की वो तजलील की जाती है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ खुसूसन वो लोग जो मुसलमान हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ें, इस मौजू को छोड़ें कि इसके ऊपर क्या है, उनको कम से कम शहरी हकूक़ के लिए सामने आना चाहिए कि मज़हब का जो इस्तेमाल है उसको ख़त्म किया जाए। ये कवानीन के अंदर से गंदगी और गलाजत बेहूदगी निकाली जाए और जिस तरीके से बाकी ममालिक में होता है जो सेंसिबल बात है वो की जाए और जो जुर्म करे उसको सजा। कोई नहीं कह रहा, जिस तरह जज के बेटे ने बच्चियों को कुचला था, कोई नहीं कह रहा कि जज के बेटे को आप फांसी पे फांस, लेकिन उसको सजा तो मिले। वो कम से कम 1 साल ही अगर वो रहता तो बाकी की जिंदगी वो इंसान बन के रहता। उन जज साहब को भी ये बात समझ नहीं आई किस तरीके से कराची की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पे रेसें लगती हैं। कोई ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर अमलदारी का मामला नहीं, कोई कुछ नहीं, हर जगह इस्लाम बढ़ जाता है, भाग के इस्लाम वाड़ लेते हैं और बात करें तो कहीं इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं। इस्लाम की तो बात ही ये हो रही है कि इस्लाम के मानने वाले सामने आके बात करें। अगर ये बात गलत है
अगर जो तकी उस्मानी का जो इस्लाम है, जो ज़ियाउल हक का इस्लाम है, वो गलत है, तो वो सामने आए और बोलें और बात करें इस चीज़ के ऊपर। हमारे यहाँ तो अजीब मसला है, एक तरफ सजाए मौत और उम्र कैद सजाए मौत की वजह से बहुत कम है, 25 साल, यानी कि 10 साल, 8 9 10 12 10 साल बाद बंदा बाहर आ जाता है। सजाए मौत के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा होता, जो भी मामलात हैं वो आप देखते हैं, और वो उम्र कैद के बाद उम्र कैद में कन्वर्ट करवा देते हैं उस बात के ऊपर कि जी अब तो इतना वक्त हो गया, और फिर वो बंदा 10 साल बाद कत्ल करके बाहर आ जाता है। जिन माशरों में उम्र सजाए मौत नहीं होती, वहां पे उम्र कैद से मुराद 80 साल, वो बंदा पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता। जिसने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, अगर उसको फांसी पे नहीं लटकाया जा रहा, तो वो बाकी जिंदगी अंदर रहेगा, जेल के अंदर। ये नाकाबिले माफी जुर्म होता है कत्ल का जो है। अगर कोई हादसा है तो उसके मुताबिक उस प्रोपोर्शनेटली उस सजा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। जो मुआवजा है वो बिल्कुल अलग मामला है। खैर, ये इस हद तक जो इस्लाम है ना, वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह है। जब तक नहीं होगी ये कौम, तो इनको समझ नहीं आएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।